ही कर रहे हैं, आप एक्चुअली लंग को कोलैप्स कर रहे हैं। Decode presented by KEI Wires and Cables. Viksit Bharat ka Viksit Wire. Co-presented by Coal India Limited. 5 decades of unearthing energy. Powered by HF Deluxe. नए इंडियन की डिलक्स बाइक. Co-powered by Mongya Steel. Steel ka Badshah. In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले उत्तराखंड में बादल फटने की घटना का आपके लिए पूरा विश्लेषण करेंगे। आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। चाहे उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों को लगातार खोदा जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे देश के पहाड़ी इलाकों के मौसम पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। आपने मनाली, शिमला और मसूरी जैसे हिल स्टेशंस पर जाने के लिए कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम्स देखे होंगे, जिन्होंने इन छोटे छोटे पहाड़ी गांवों को आज बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिया है। प्रकृति जब नाराज होती है तो अपनी नाराजगी ऐसे ही दिखाती है, जैसा आज हमने उत्तराखंड में देखा है। इसके बाद हम आपके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों को डिकोड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आजकल इतने गुस्से में क्यों हैं और उन्हें भारत से अचानक ऐसी क्या नाराजगी हो गई, या फिर राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वो दुनिया के 800 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खेलने में भी अब हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन भारत की कड़ी प्रतिक्रिया ने डोनाल्ड ट्रंप को हैरान तो जरूर किया होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर ऐसा दबाव डाला है। वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन तब भी वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कहा है कि सच्चा भारतीय कौन है ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। मोदी सरकार के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोग आज सुप्रीम कोर्ट से ही नाराज हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ से धराली बाजार पूरी तरीके से वहां तबाह हो गया है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, जिसमें पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा बहुत तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो वहां से भाग पाया उसने भागने की कोशिश की। हालांकि सिर्फ 34 सेकंड में ही धराली बाजार का यह पूरा इलाका बर्बाद हो गया। आप पहले इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि वहां कैसी त्रासदी आज हुई होगी। प्रकृति जब नाराज होती है तो अपनी नाराजगी ऐसे ही दिखाती है। सबसे पहले आज आप इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम इस प्राकृतिक आपदा को आपके लिए डिकोड करेंगे। घरै बर्बाद हुई पता कति आदमी मरी रखा आज। अरे हम तो इधर ही है हर्षमुखवा की तरफ। ये तो आई रहा लगा था यार। हाँ, अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा है।
10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। तो ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। इनमें कई वीडियोस में उनकी आपको आवाज़ें भी सुनाई दे गई होंगी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सीटियां बजा रहे हैं, और वो सीटियां इसलिए बजा रहे हैं ताकि वो दूसरे लोगों को सावधान कर सकें, उनको बता सकें कि उनके पीछे पानी का, मलबे का, चट्टानों का इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मौत पीछे से आ रही है। आप इन तस्वीरों में अच्छी तरह से ये देख पाएंगे। और इन तस्वीरों में धराली बाजार के कई लोग बाढ़ के पानी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचाई पर मौजूद सप्तताल इलाके से तेज रफ्तार से बहकर पानी और मलबा नीचे आया, जो वहां के घरों, दुकानों और होटल्स को तोड़ता हुआ, नष्ट करता हुआ उन्हें बहाकर अपने साथ ले गया, और कुछ सेकंड में ही लोगों को भी अपने साथ बहाकर ले गया। प्रकृति की इस विनाशकारी ताकत की वजह से वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना अचानक हुआ। धराली बाजार में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश हो रही है, और आज दोपहर 1:42 पर बादल फटने के बाद ये तबाही देखने को मिली, और इस तबाही से धराली बाजार में 40 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं, और 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और इस समय भी धराली में सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं, और अभी तक 37 लोगों की जान वहां से बचाई जा चुकी है। बाढ़ के साथ आए मलबे में धराली के 20 से 25 होटल्स और वहां बड़ी संख्या में होम स्टे भी हैं, ये सब कुछ बह गए। और गंगोत्री धाम के पास मौजूद ये गांव 4 धाम यात्रा के रास्ते पर आता है, तो इसलिए आप इसकी लोकेशन समझ सकते हैं, ये गंगोत्री के आसपास है। 4 धाम यात्रा यहीं से होकर गुजरती है, और इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर होम स्टे है। बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नक्शे पर आप देखिए, मानचित्र पर, कि धराली बाजार कहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आप उत्तरकाशी देख पा रहे हैं, फिर अगर आगे चले तो हर्षिल से और आगे जाकर गौमुख आता है, गंगोत्री धाम उसके बिल्कुल करीब है। इस तरफ जाएंगे तो बद्रीनाथ मार्ग आता है, और दूसरी तरफ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश मार्ग है। और धराली जहां पर यह घटना हुई है, ये आपके नक्शे पर आपको लाल रंग से इस समय दिखाई दे रहा है। धराली में बादल फटने की वजह से हर्षिल में भारतीय सेना का एक कैंप काफी प्रभावित हुआ है, और वहां से 8 से 10 जवानों के लापता होने की भी खबर मिली है। और आज उत्तरकाशी में धराली से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सुक्की टॉप इलाके में भी एक बादल फटा। यानी कुल मिलाकर वहां पर 2 जगहों पर, 2 स्थानों पर बादल फटे हैं, लेकिन जो दूसरी जगह पर बादल फटा वहां पर अभी किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। और बादल फटने के बाद पानी और मलबा आने से हर्षिल गांव के पास भागीरथी नदी में एक झील बन गई, और अगर इस झील का किनारा तोड़कर पानी निकल गया तो वहां पर निचले इलाकों में मौजूद 2 और गांवों को भी काफी खतरा हो सकता है। यानी उत्तरकाशी में अभी खतरा टला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने फोन पर बात करके इसके बारे में काफी जानकारी ली है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वहाँ पर बाकी बच्चे का मकान था, उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। कितने मकान लोगों को ले गए? देखिए, अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है।
सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है। मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ रवाना किए गए हैं। The Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace. और अभी एक नया अपडेट वहां से ये आया है कि अब तक धराली में 70 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब आपको ये बताते हैं कि ये जो बादल फटने के बारे में आप बार बार सुनते रहते हैं, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, तो ये बादल फटना असल में होता क्या है और आज इस इलाके में आखिर क्या हुआ होगा और बादल फटने से इतना ज्यादा नुकसान क्यों होता है? तो इसका जवाब है, जब किसी एक छोटे से इलाके में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से बारिश होती है, उसे बादल फटना कहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब नमी से भरे हुए बादल पहाड़ों से टकराते हैं और वो किसी वजह से एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं। इन बादलों में नमी और दबाव बढ़ने की वजह से बहुत तेज रफ्तार से फिर बारिश होती है और इसका असर सचमुच में ऐसा होता है मानो बादलों में मौजूद सारा की सारा पानी एक साथ एक छोटे से स्थान पर बरस गया हो। मतलब उसका जो फ्लो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। पहाड़ों पर ऐसा होना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पहाड़ से नीचे बहते हुए इस तेज रफ्तार पानी जो होता है, इसकी जो रफ्तार होती है पानी की बहुत तेज हो जाती है और इसमें जब पहाड़ का मलबा मिलता है, वहां पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, और जो बाकी का जो मलबा होता है पहाड़ का वो इस पानी के साथ मिल जाता है और पूरी ताकत और वेग के साथ ये मलबा फिर नीचे आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ये मलबा और पानी नष्ट कर देता है। जो भी मकान आता है, जो भी सड़क आएगी, पुल आएगा, वो ऐसे ही नष्ट होता चला जाएगा क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है। बादल फटने की इतनी ज्यादा घटनाएं आजकल क्यों हो रही हैं? इसकी भी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों का भी अब तापमान बढ़ गया है और ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा नमी वाले बादल बनते हैं और जब ऐसे बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, पहाड़ों पर जंगल कटने और भारी निर्माण की वजह से वहां पर बारिश का जो पैटर्न है वो बिगड़ गया है। आप जानते हैं आजकल पहाड़ों पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, वहां पर सुरंगें बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि पहाड़ घायल हो गए हैं। पहाड़ों को का ये जो दर्द है वो ऐसे फिर सामने आता है। और तीसरी बात ये कि हिमालय के करीब मौजूद ये इलाका भौगोलिक रूप से भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और यहां मौसम में छोटे बदलावों से भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की हमेशा आशंका बनी रहती है। उत्तराखंड का धराली इलाका, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर है, 3000 मीटर के आसपास आप मान लीजिए। और अगर दिल्ली से इसकी तुलना करें तो यह लगभग दिल्ली से 10 गुना ज्यादा ऊंचा इलाका है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस दुर्गम इलाके में भी लोगों को सुविधाएं लेकिन सारी चाहिए। देश भर से जो पर्यटक यहां पर जाते हैं, दिल्ली से, उत्तर भारत से खास तौर पर जो पर्यटक यहां पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उन्हें इतने दुर्गम इलाके में भी सारी 5 स्टार सुविधाएं चाहिए। उन्हें अपने होटल्स में कमरों में गर्म पानी चाहिए, उन्हें होटल्स में वाईफाई चाहिए, हर प्रकार का खाना चाहिए, इटालियन चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए, जैसा खाना चाहे वैसा खाना उन्हें वहां पर चाहिए। 5 स्टार होटल वाली हर वो सुख सुविधा लोगों को वहां पर चाहिए जो उन्हें दिल्ली या फिर किसी और दूसरे मेट्रो शहर के बड़े बड़े होटल्स में मिलती है। अब आप बताइए, दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में जो सुविधाएं हैं, अगर आप वही सुविधाएं इन दुर्गम इलाकों में इतनी ऊपर जाकर अगर उन्हें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उसके लिए आपको कितनी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए कितना कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा और उसी का ये नतीजा है।
अब ये जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों पर ऐसा करना कितना मुश्किल होता होगा। आजकल आप देश के किसी भी राज्य में पहाड़ों पर चले जाइए, उत्तर भारत में खास तौर पर, वहां पूरे के पूरे पहले एक जमाने में छोटे छोटे गांव ये हुआ करते थे, तब इनका मौसम भी बड़ा सुहाना होता था। लेकिन अब इन छोटे छोटे गांवों को मेट्रो शहर जैसा बना दिया गया है। इनमें वही सुविधाएं हैं जो किसी मेट्रो शहर में है, उतना ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे ही बड़े बड़े होटल्स वहां पर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें वहां पर बन रही हैं, बड़े बड़े कॉफी शॉप्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। और पर्यटन और पैसा कमाने के लालच में उत्तराखंड में होटल और होम स्टेज की जो संख्या है वो हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। और इसकी वजह है वहां हर साल आने वाले करोड़ों टूरिस्ट्स। अगर मैं एक राज्य की बात करूं, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में वर्ष 2001 में 1 करोड़ पर्यटक आए थे और वर्ष 2022 में यानी लगभग 20-22 साल में यह बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गए। 21 वर्ष में वहां पर्यटकों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हो गई। सोचिए, अभी उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 1 करोड़ 19 लाख है और वहां की जनसंख्या से करीब 4 गुना ज्यादा पर्यटक दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से वहां पर वर्ष 2022 में ही पहुंच गए थे। और अब तो संभव है कि यह संख्या 2025 में इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गई होगी। दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या को अगर हम मिला दें तो यह करीब 5.5 करोड़ बनती है। लगभग इतने ही लोग उत्तराखंड में एक वर्ष में आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक साल में पूरा दिल्ली और पूरा मुंबई शहर उत्तराखंड में पहुंच जाता है। और इसी वजह से उत्तराखंड के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये उत्तराखंड के जो छोटे छोटे गांव हैं जिन्हें आप बड़े बड़े शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि इन करोड़ों लोगों को झेल सके। उत्तराखंड के हर्षिल घाटी में यह धराली नाम की जगह मौजूद है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और अपने सेब के बागानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन अब यहां पर जो पहाड़ हैं वो भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह बनते जा रहे हैं। जहां पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, अब वहां शहर बन रहे हैं, अब वहां पर होटल्स बन रहे हैं और मल्टी स्टोरी इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और आपने भी वीकेंड्स पर खास तौर पर पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्तों पर हजारों गाड़ियों की भीड़ देखी होगी। आपने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स देखे होंगे जब आप मनाली की तरफ जाते हैं, शिमला की तरफ जाते हैं, मसूरी की तरफ जाते हैं। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में कई कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम्स वहां पर लगते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो उत्तर भारत से या दूसरे राज्यों से छुट्टियां मनाने के लिए इन हिल स्टेशंस पर जाते हैं। धराली जैसी घटनाएं इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम लगातार खतरनाक हो रहा है। नासा के मुताबिक वर्ष 2018 में पृथ्वी का करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाका खतरनाक मौसम की घटनाओं से प्रभावित था और इसमें बाढ़, सूखा और तूफान शामिल हैं, जिनकी तीव्रता लगातार बढ़ रही है और ये कहीं भी अचानक इस तरह के मौसम खराब होने शुरू हो जाते हैं। वर्ष 2024 में जो ये घटनाएं हैं ये बढ़कर 4,600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो, ये जो इलाका है वो 4,600 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं अब 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यही वजह है कि बादल फटने और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने की घटनाएं अब आपको अक्सर दिखाई देती हैं। आपको भी ऐसी चीजें देखने की, सुनने की अब आदत सी पड़ गई होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को लेकर अपने एक आदेश में चेतावनी दी थी। आज वो आदेश मैं अपने साथ लेकर आया हूं और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी 4-4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उस पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा कमाना, पैसे कमाने की होड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा पढ़कर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने
हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कहा था। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, दोनों की समस्याएं एक जैसी ही हैं। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, अर्निंग रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग, रेवेन्यू कैन नॉट बी अर्नड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इफ थिंग्स प्रोसीड्स the way they are as on date, then the day is not far when the entire state of Himachal Pradesh may vanish in thin air from the map of this country. अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य देश के नक्शे से मिट जाएगा। और आज हम यही चेतावनी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस घटना के बारे में आपको सभी लोग बताएंगे ही, आप अखबारों में पढ़ लेंगे, न्यूज़ चैनल्स पर आप तस्वीरें भी देख लेंगे, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं? असल में ये पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी भी है। अब आगे बढ़ने से पहले धराली बाजार की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बादल फटने से कुछ सेकंड पहले की है और फिर कैसे प्रकृति ने अपनी नाराजगी दिखाई और फिर पानी और मलबे की वजह से, बादल फटने की वजह से कुछ सेकंडों में पूरा की पूरा ये धराली बाजार का इलाका सैलाब में बह गया। ये तस्वीरें आप आज यहां देख सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें उत्तराखंड में बादल फटने की सच्चाई को आज आपके सामने बयां कर रही हैं। कैसे हमारे पहाड़ अवैध निर्माण और बढ़ते पर्यटन की भारी कीमत चुका रहे हैं, कैसे पहाड़ अब करहा रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। पहले कितनी खूबसूरत ये जगह हुआ करती थी, यही धराली, बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बता रहे हैं कि अब तक 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने क्या कहा है, अब ये सुनिए। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहां पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहां पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी ये बात नोट की होगी, आज आप चाहे केदारनाथ की यात्रा पर चले जाइए, अमरनाथ यात्रा पर चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर चले जाइए, हर जगह पर आपको निर्माण कार्य दिखाई देगा। ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटन लगातार वहाँ पर चल रहा है और ये जो इलाके हैं इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने लोगों का, इस भीड़ का बोझ सह सके। अब देखिए, सरकार तो सही मंशा के साथ निर्माण करती है। सरकार क्या चाहती है कि जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इन तमाम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप जाते हैं इतना ऊपर, आपको खाना भी चाहिए, आपको रहने के लिए जगह भी चाहिए, आपको चलने के लिए ठीक ठाक सड़क भी चाहिए, आपको होटल्स भी चाहिए, आपको चाय पीने के लिए भी कहीं ना कहीं रुकना है। हर तरह की सुविधाएं लोग चाहते हैं और सरकारें हमारी वो सुविधाएं आपको देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि ट्रैफिक अब वहाँ पर इतना बढ़ गया है, जैसे दिल्ली और मुंबई में आप ट्रैफिक जैम देखते हैं, अब वैसा ही ट्रैफिक जैम आपको इन इलाकों में भी देखने को मिलता है।
ये एक जुड़वां बॉम्ब की तरह हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं, और ऐसा ही एक धमाका आप उत्तराखंड के धराली में अब देख चुके हैं। असल में पहाड़ों पर जहां जहां निर्माण नहीं होना चाहिए वहीं पर होटल और बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं, और धराली जैसी तबाही की वजह सिर्फ बादल फटना नहीं है, यह भी संभव है कि अब पहाड़ों का धैर्य टूट रहा हो। अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं, और यह खबर है अमेरिका से। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत में खबरों में बने हुए। अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ वॉर का विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात, ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। दूसरी बात, दुनिया में ट्रंप के ना तो कोई परमानेंट दोस्त हैं और ना ही परमानेंट दुश्मन हैं। उनके दोस्त बदलते रहते हैं, उनके दुश्मन भी बदलते रहते हैं। जैसे भारत के साथ भी आजकल वो यही कर रहे हैं। एक जमाने में भारत पक्का दोस्त था, लेकिन आजकल भारत उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और तीसरी बात ये कि ट्रंप स्वभाव से एक व्यापारी हैं, यानी एक बिजनेसमैन है। मतलब जहां मुनाफा है ट्रंप भी आपको वही मिलेंगे। उनके दिमाग में दोस्ती और दुश्मनी का एक ही मापदंड है, और वो है मुनाफा या फिर अपना फायदा या फिर पैसा कहां है। आजकल उन्हें पैसे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ताकत उन्हें चाहिए। और दूसरा एक उनका सपना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अब जब उनको दूसरी बार मौका मिला है अमेरिका को लीड करने का, तो वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बन जाएं, और इस बात की उन्हें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दबाजी में है। जल्दी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया के लोग उन्हें यह मान लें कि वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन जैसा कोई राष्ट्रपति अमेरिका का कभी हुआ नहीं, और वो अमेरिका को फिर से महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और महान बनाने के लिए उनके पास समय बहुत ही कम है। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की दूसरी बार धमकी दी है। ट्रंप रशिया के खिलाफ बयान भी देते हैं और रशिया के साथ व्यापार भी करते हैं, रशिया से सामान भी खरीदते हैं। चीन पर पहले 145% का टैरिफ लगाते हैं, बाद में उनसे डील करके इस टैरिफ को घटाकर 30% कर देते हैं। ट्रंप के इस दांव पेच को अब भारत अच्छी तरह से समझ चुका है, और एक बार चाणक्य ने विदेशी संबंधों को लेकर कहा था कि किसी भी देश को ऐसी मित्रता या गठबंधन तुरंत समाप्त कर देना चाहिए जिससे भविष्य में उसे नुकसान होता हो। अमेरिका से भारत की मित्रता या गठबंधन खत्म तो नहीं हो सकता, भारत को ये मित्रता खत्म करनी भी नहीं चाहिए, और ना ही भारत कर रहा है। लेकिन अमेरिका को भारत ने कुछ चीजें स्पष्ट जरूर कर दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है जो भारत ने अमेरिका को स्पष्ट की है कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और भारत किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला देश तो है ही नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान जारी करके पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत को जहां से भी सस्ता कच्चा तेल मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा। भारत ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि जो देश आज रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं, वही देश रशिया से व्यापार भी कर रहे हैं। और आंकड़ों के साथ भारत ने बताया है कि कैसे इस समय भारत और रशिया के बीच जितना कारोबार हो रहा है उससे कहीं ज्यादा कारोबार यूरोपीय यूनियन और रशिया के बीच हो रहा है। यूरोप के जो देश हैं वो रशिया से व्यापार कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और भारत से कहते हैं कि आप तेल मत खरीदो। पिछले साल 2024 में यूरोपीय यूनियन के देशों ने रशिया से करीब 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया था। अमेरिका कैसे अपने हित को सबसे ऊपर रखता है, इसका भी भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया, आंकड़े दिए। और आज भी अमेरिका रशिया से खाद खरीद रहा है, रसायन खरीद रहा है, और दूसरे बहुत सारे सामान आज भी अमेरिका रशिया से खरीदता है। लेकिन हमसे यह कहता है कि रशिया से कुछ मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। और ट्रंप बार बार अब इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका इसलिए नाराज है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है सस्ते दाम पर। अब अगर आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भारत रशिया से अभी हाल ही में तेल खरीद रहा है, पिछले 3 साल से खरीद रहा है। लेकिन
ट्रंप को तेल की यह डील अचानक से चुभने लगी और अचानक पिछले 1-2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि हम भारत पर ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाएंगे, पेनल्टी इसलिए लगाएंगे क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अचानक से ऐसा लगा जैसे उनकी नींद टूटी और वो रशिया से तेल खरीदने को लेकर ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि वो भारत पर पेनल्टी लगा सके। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप सहूलियत के साथ दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं अपनी सहूलियत देखकर, और इसीलिए अब तक 90 से ज्यादा देशों के साथ उनकी ट्रेड डील अभी हुई भी नहीं है। और आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों में वो भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं और उसकी वजह यह है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और ऐसा करके यूक्रेन के खिलाफ रशिया की इस वॉर मशीन को ईंधन दे रहा है। यानी युद्ध लड़ने में भारत रशिया की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। हालांकि आज रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत नहीं खरीदता। आप जानते हैं कौन खरीदता है? चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चीन दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बिल्कुल चुप हैं और भारत पर बयान दे रहे हैं। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच चीन ने रशिया का 47% तेल खरीदा है और भारत ने 38% कच्चा तेल खरीदा। आज चीन रशिया से सबसे ज्यादा कोयला भी खरीद रहा है। तो चीन रशिया से कोयला खरीदता है, तेल खरीद रहा है हमसे कहीं ज्यादा, लेकिन अमेरिका रशिया से कुछ नहीं कहता। यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने भी रशिया से लगभग 6% कच्चा तेल खरीदा है। ट्रंप की नीतियों की आलोचना उनकी पूर्व प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार रही निकी हेली ने भी अभी थोड़ी देर पहले की है। सोचिए, निकी हेली उन्हीं की पार्टी में है, लेकिन ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो भारत का विरोधी है वो रशिया और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। उसे 90 दिनों की टैरिफ छूट दे दी गई। चीन को छूट देना और भारत जैसे अपने मजबूत मित्र देश के साथ रिश्ते खराब करना उचित नहीं है। यह सलाह निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय लॉजिक्स को दूर रखकर सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ट्रंप को भारत तो नजर आ रहा है, लेकिन चीन के मामले में ट्रंप चुप क्यों है? उसका कारण यह है कि चीन के पास रेयर अर्थ खनिज का विशाल भंडार है। तो रेयर अर्थ क्या होता है? यह एक प्रकार का दुर्लभ खनिज पदार्थ होता है। यह दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है और मिसाइल्स में किया जाता है। और अमेरिका इस रेयर अर्थ खनिज का बड़ी मात्रा में आयात करता है और इसीलिए ट्रंप चीन पर चुप हैं, क्योंकि चीन से उन्हें ये चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल उन्हें चीन से चाहिए और चीन ने भी इसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी है और ये अमेरिका की मजबूरी है, इसलिए वो चीन को नाराज नहीं कर सकता, चीन को छेड़ नहीं सकता। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बावजूद आज भी रशिया की 51% नेचुरल गैस यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस भी रशिया से यूरोप के इन्हीं देशों में जाता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने के लिए, इमारतों को गर्म रखने के लिए रशिया से इंपोर्ट होने वाली इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो देश ये गैस ना खरीदें तो उनके लोग ठंड में मर जाएंगे। ट्रंप भले ही रशिया के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, लेकिन वर्ष 2024 में अमेरिका ने रशिया से ही 25,500 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। वहीं इस साल जनवरी से लेकर मई के बीच अमेरिका रशिया से 17,750 करोड़ रुपए का सामान आयात कर चुका है। यानी अमेरिका अपने फायदे की रक्षा करता है, अपने हितों की रक्षा करता है, लेकिन भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ देता है। इसीलिए अब भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब देना शुरू कर दिया है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest
is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. तो जो स्टेटमेंट है भारत का, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 अगस्त 2025 को जारी किया है, ये स्टेटमेंट हाल के वर्षों में भारत की तरफ से अमेरिका को सबसे कड़े शब्दों में दिया गया जवाब है। इसलिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसे आप समझिए। और इसे आप इस बात से समझिए कि भारत ने ये बयान जो दिया है अमेरिका को, इससे साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और जैसे आपने पुष्पा फिल्म में डायलॉग सुना होगा, न झुकने वाला, भारत ने भी वही डायलॉग अमेरिका को दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। दुनिया में भारत की कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। अब ये पुराने वाला भारत नहीं रहा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की वजह से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर इस समय बदल रहा है या बदलने वाला है? और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अब घेराबंदी कर रहे हैं। भारत अब उन्हें अचानक से चुभने लगा है। पिछले 80 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 2 गुटों में बांटा जाता है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया। ये 2 धुरियां हैं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की। भारत ने हमेशा खुद को न्यूट्रल रखा, बीच में रखा, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। हालांकि भारत का झुकाव हमेशा से रशिया के प्रति ज्यादा रहा, क्योंकि रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है। हर मुसीबत की घड़ी में अमेरिका हमें बचाने नहीं आया, रशिया ने हमारी मदद की। रशिया ने एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा भारत की मदद की है, सुख में दुख में। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दक्षिण एशिया में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया में भारत एक विशाल बाजार है और अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बहुत सख्त रवैया अपना रहा है, जो कि एक नई बात है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के विरुद्ध लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, जिससे भारत रशिया से दूरी बना ले, वो ऐसा चाहते हैं। और दूसरे देशों की तरह भारत भी अमेरिका के मुताबिक फैसले लेने लगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा वो लगातार दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई देशों में युद्ध को रुकवाया है, सीज फायर करवाया है, और उन्हें किसी भी कीमत पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। लेकिन भारत ने सीज फायर का जो उनका दावा था, उसे खारिज कर दिया। भारत ने साफ कह दिया कि उनका पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई रोल नहीं है। और ट्रंप की धमकियों के बावजूद रशिया और यूक्रेन में सीज फायर नहीं हो पा रहा। इसलिए ट्रंप आजकल 2 बातों से बड़ा परेशान है। एक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसका श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत ने ये काम किया नहीं, भारत उन्हें श्रेय नहीं दे रहा। और दूसरा, वो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को भी रुकवा नहीं पा रहे। और यूक्रेन के जरिए भी अब ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रशिया यूक्रेन पर जिन ड्रोन से हमला कर रहा है, उन ड्रोन्स में भारत के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप रशिया का मुद्दा उठाते हैं, तेल का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि भारत जो पैसा रशिया को दे रहा है इस तेल के रूप में, इस तेल की डील के रूप में, उसी पैसे का इस्तेमाल रशिया इस युद्ध में कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और भारत इस युद्ध में ईंधन डाल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। और फिर यूक्रेन आता है और यूक्रेन भी उसी तरह की बात करता है। तो आप समझ लीजिए, ये सारे एक ही टीम में हैं और एक ही प्रकार के बयान दे रहे हैं। वर्ष 2022 से ही भारत रशिया से कम कीमत पर, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीद रहा है। इस समय 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत करीब $65 है, यानी लगभग 5,700 रुपए है। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 से लेकर अब तक भारत को औसतन इस पर $15, यानी 1,300 रुपए का डिस्काउंट मिला है। समय समय पर यह डिस्काउंट बदलता रहता है, जिसमें अधिकतम $30 और कम से कम $2.5 तक की छूट भारत को मिलती है। वर्ष 2022 से लेकर अभी तक भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक की अपनी बचत की है। अब आप सोचिए, अगर हमारे 2 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं कहीं से सस्ता तेल खरीदकर, तो हम अपना पैसा क्यों ना बचाएं?
भारतीय विदेश मंत्रालय के बाद भारत की सेना ने भी दुनिया को यह बता दिया कि भारतीय हितों के मामले में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत की मदद नहीं की है। तो एक नोट करने वाली बात यह है कि अब भारतीय सेना ने भी आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को कुछ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध पर एक अखबार की खबर को शेयर किया और बताया कि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को कितनी सैन्य मदद दी थी। इसमें लिखा है कि वर्ष 1954 से लेकर 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $2 बिलियन के हथियार दिए। यानी आज के हिसाब से पाकिस्तान को करीब 17,500 करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार उस समय मिले थे। यानी उस समय अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, हमारा नहीं। उस समय अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को बहुत कम दामों में हथियार बेचे या फिर कई बार मुफ्त में भी दिए। और इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने समर्थन के साथ साथ हथियार भी दिए थे। वर्ष 1955 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 120 F-86 जेट्स दिए थे और तब अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियार पाकिस्तान को देकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। अमेरिका ने वर्ष 1961 से पाकिस्तान को F-104 स्टार फाइटर लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की और इसे उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता था। और तब भारत के पास इतने एडवांस्ड फाइटर जेट नहीं थे। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत किया। 60 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से 600 से ज्यादा M47 और M48 पैटर्न टैंक्स खरीदे जो उस समय के दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक्स में से एक थे। पाकिस्तान को भरोसा था कि इन पैटर्न टैंक्स के दम पर वो भारत को हरा देगा। हालांकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पंजाब के असल उत्तर इलाके में भारत ने पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 75 पैटर्न टैंक्स को नष्ट किया था और इसके बाद उस जगह को पैटर्न नगर कहा जाने लगा। उस जगह का नाम ही पड़ गया पैटर्न नगर। और यही वो समय था जब अमेरिका ने अपनी एक पनडुब्बी पाकिस्तान को ट्रांसफर की जिसे पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया और बाद में 1971 के युद्ध में भारत के एक हमले में यह पनडुब्बी विशाखापट्टनम के पास समुद्र में डूब भी गई थी, नष्ट हो गई थी। 1971 के युद्ध से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को बम गिराने वाले B-57 कैनबेरा विमान भी दिए जिससे पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के मुकाबले तकनीकी बढ़त मिली। और अमेरिकी हथियारों के बावजूद जब पाकिस्तान 71 के युद्ध में हारने लगा तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था जिसका नेतृत्व परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिका का एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत USS एंटरप्राइज कर रहा था। सोचिए, इतना दबाव भारत के ऊपर डाल दिया था। हालांकि अमेरिका की इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान 1971 का युद्ध हार गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर देखिए, इस समय अमेरिका चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाया, कितनी भी मदद की पाकिस्तान की। फिर 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया उसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव बनाया। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगा दिए और भारत ने उस समय भी अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं किया। और हम इन प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका की मर्जी के खिलाफ लगातार आगे बढ़ते रहे, एक मजबूत देश बनते रहे और बाद में यही अमेरिका हमारा दोस्त बना और इस अमेरिका ने दोस्ती का हाथ हमारे लिए बढ़ाया। और आज एक बार फिर अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाकर हमें नीचे दिखाना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज ये जो क्षण है हमारे लिए, ये भी पोखरण जैसा ही क्षण है। जैसे पोखरण में हमने किया था वैसे ही आज दोबारा से भारत को अपने दम पर इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ एक व्यापारिक डील ही की है। 1950 और 60 के दशक में भारत अमेरिका से सस्ता गेहूं मंगवाता था क्योंकि तब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था और उस गेहूं को उसका जो नाम था उसे कहते थे PL-480, ये उसकी जो किस्म थी उसका नाम था। और ऐसा आरोप है कि उस दौर में अमेरिका ने कई बार ऐसा घटिया गेहूं भारत में भेजा जिस गेहूं को वहां जानवरों को खिलाया जाता था, वो गेहूं भारत को अमेरिका ने हमारे यहां इंसानों को खिलाने के लिए भेजा था।
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी अमेरिका ने भारत को गेहूं न भेजने की तब धमकी दी थी। सोचिए उस समय की धमकियां क्या होती थी। अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं नहीं भेजेंगे, आपके लोग भूखे मर जाएंगे। और इसके बाद ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आज अनाज के उत्पादन के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। और आज भी हम जो ये उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अमेरिका द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाए जाने से पिछले महीने उसे 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हालांकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में ही अब सामान महंगा होने लगा है। एक और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों ने अपने सामानों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। जुलाई में हुए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में केवल 38% लोगों ने, एडल्ट्स ने, ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अपनी संतुष्टि जताई, जबकि पिछले कार्यकाल के आखिर में यह आंकड़ा 50% था। आज अमेरिका के भी कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ट्रंप की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी और अमेरिका जो भी ये टैरिफ लगा रहा है भारत जैसे देशों पर, इससे सिर्फ होगा ये कि अमेरिका के बाजारों में मिलने वाला जो सामान है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा और इस महंगाई की कीमत चुकाएंगे अमेरिका के आम लोग। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको भारत के संसद भवन में लेकर चलेंगे और आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि कौन सच्चा भारतीय है ये देश की अदालतें तय नहीं कर सकती। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश की अंदरूनी राजनीति में क्या चल रहा है। आज दिल्ली में संसद भवन में NDA की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें NDA के सारे सांसद शामिल हुए और इसमें NDA के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, उन्हें बधाई दी और भारतीय सेना की उन्होंने प्रशंसा की और भारतीय सेना को इसका पूरा श्रेय दिया। लीडरशिप के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व की क्षमता है उसकी प्रशंसा की और इस दौरान जो नारे लगाए गए आप देखिए। इस दौरान एक प्रस्ताव पास किया गया और इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत अपनी शर्तों के आधार पर उसका करारा जवाब देगा। दूसरी बात, भारत किसी भी प्रकार की परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तीसरी बात, भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड में कोई फर्क नहीं करेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय सेना के अपमान के लिए एक फटकार लगाई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी गलत बयान देते हैं, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की।
राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी के लिए एक संदेश है, हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए इसमें एक संदेश है। और एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और किसी भी नेता को कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देना चाहिए। इसमें यह सीख छिपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होकर अगर ऐसी बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, तो आपका ये सोचना गलत है। उन्होंने सभी सांसदों को सोच समझकर बोलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आप भारत की राजनीति को अगर बिल्कुल साफ साफ देखेंगे तो आपको दिन और रात का फर्क नजर आएगा। आज एनडीए के सांसदों की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की शैली की प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, उन्हें बधाई दी गई। भारतीय सेना की प्रशंसा हुई, भारतीय सेना को बधाई दी गई और ऑपरेशन सिंदूर को सफल माना गया और कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से जो भी हम लक्ष्य हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया। अब अगर आप विपक्षी दल के खेमे की बैठक की बात करें, इसमें इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी तरह असफल रहा, हम हर जगह फेल हो गए, पाकिस्तान जीत गया और हम हार गए। तो आज अगर आप भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो वो दिन और रात का फर्क आपको दिखाई देगा। न जाने क्यों राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं आ रहा है और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो सेना को अपमानित करने वाला बयान कभी न देते। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कह दी और यह बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि राहुल गांधी को भारत में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। अब आप देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले विपक्षी दल और विपक्ष के नेता आज सुप्रीम कोर्ट से ही नाराज हो गए क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके पसंद की बात नहीं की। कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हैं। जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो इसे सत्य की जीत बताते हैं और जब वही सुप्रीम कोर्ट उनके विरोध में फैसला देता है तो इससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अदालतें ये सब तय नहीं करेंगी। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो प्रश्न अब यह है कि सच्चे भारतीय होने का सर्टिफिकेट कहां से लिया जाए। गांधी परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो फिर ये सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? शायद हमारे देश के लोग तो दे सकते हैं, ये लोकतंत्र है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हमारे देश के लोग ही देते हैं, यानी आप लोग ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप राहुल गांधी को एक सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक,
और फिर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जिंदगी डिकोड में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जेट डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या फिर करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुदरत का एक ही उसूल है, आप जो बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत। नमस्कार। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH